क्या आपके भी हाथ कुछ इस तरीके से कांपते हैं, ट्रेमर्स आते हैं? जब आप चलते हैं तो अचानक से गिर जाते हैं, डिसबैलेंसिंग हो रहा है। जब बात करते हैं तो शब्द सही से निकल नहीं पाते। तो हो सकता है आप पार्किंसन की समस्या से सफर कर रहे हो। अब ये पार्किंसन क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये सारी जानकारी आपको आज हमारे इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत होम्योपैथी के डॉक्टर जिज्ञासा, जिनसे हम पार्किंसन के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर जिज्ञासा भारत होम्योपैथी में पार्किंसन के रोगियों को चेक कर रही हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर जिज्ञासा से और जानते हैं पार्किंसन के बारे में सारी जानकारी। डॉक्टर जिज्ञासा, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत होम्योपैथी के पॉडकास्ट में। और आज सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो पार्किंसन बीमारी है ये क्या होती है। बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोगों को आज के समय में ये भी नहीं पता कि पार्किंसन कोई बीमारी भी है। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि पार्किंसन क्या होता है। जी, पार्किंसन एक न्यूरो डिजेनरेटिव एंड प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें जो डोपामीन है, द वन हार्मोन एंड अ न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज गेटिंग सिक्रीटेड फ्रॉम द ब्रेन, उसकी क्वांटिटी ब्लड में डिक्रीज हो रही है। तो मेन इसका होने का डिसऑर्डर का जो रीजन है वो है डोपामीन का ब्लड में कम होना। धीरे धीरे एज के साथ साथ इसके सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे न्यूरॉन्स की डिजेनरेशन होती है वैसे वैसे ये समस्या बढ़ती रहती है। जी, तो जैसे अभी आपने बताया ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो क्या ये किसी को भी हो सकता है? क्योंकि मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो मुझे पता चला ये बीमारी आज की बीमारी नहीं है, काफी समय से ये चल रही है, लेकिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे जो हमारे बॉक्सर थे, अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली, उन्हें बहुत पहले ये बीमारी हो चुकी थी और उन्होंने इसके लिए एक मोहम्मद अली पार्किंसन सेंटर भी स्टार्ट करा था। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी एक मलयालम एक्टर थे मोहनराज, काफी पॉपुलर रहे और उनका भी देहांत हो चुका है और वो भी पार्किंसन से सफर कर रहे थे। तो ये बीमारी आज की बीमारी तो नहीं है, लेकिन क्या ये किसी भी व्यक्ति को रैंडमली हो सकती है या फिर इसके कुछ स्पेसिफिक लोगों को ज्यादा चांसेस रहते हैं पार्किंसन होने के? देखिए, अब तक जो एक सर्वे कंडक्ट हुआ या जो भी हमारे पास रिसर्च पैटर्न है वो ये है कि ओल्ड एज लोगों में ये ज्यादा कॉमन रही है। जो भी 60 to 65 ईयर्स के रेंज के लोग हैं या फिर 65 प्लस हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि डॉक्टर्स के पास ऐसे भी पेशेंट्स आ रहे हैं यंग एज में, ऑलमोस्ट 30 to 35 ईयर्स की एज ग्रुप वाले लोग भी रिपोर्ट करते हैं पार्किंसन के सिम्टम्स। तो इसकी वजह बहुत सारी है, जैसे कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, जैसे अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में रहा है या फिर उसको बहुत लंबे समय से कोई ट्रॉमा रहा है तो उसकी वजह से उसका डोपामीन अल्टीमेटली ब्लड में कम होता रहता है और ये प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे एज के साथ साथ और बढ़ती जाती है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। और जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये किसी को भी हो सकता है और इसके पीछे बहुत फैक्टर्स हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आपने बताया डोपामाइन, पहले भी आपने डोपामाइन का जिक्र करा था, तो ये डोपामाइन होता क्या है बेसिकली? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ब्रेन और मसल्स की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। जैसे ब्रेन डोपामाइन रिलीज कर रहा है तो अल्टीमेटली दैट न्यूरोट्रांसमीटर विल गिव द मसल्स एक सिग्नल, एक बेसिकली सिग्नल दे रहा है वो अबाउट द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, है ना। हमारी बैलेंसिंग हो गई और हमारा जो हम वॉकिंग करते हैं या फिर हम मान लीजिए क्लाइंबिंग करते हैं स्टेयर्स एंड ऑल, तो ये सब कहीं ना कहीं एक न्यूरोट्रांसमीटर उसमें हेल्प करता है। उसके अलावा डोपामाइन इज ऑल्सो नोन एज अ हैप्पी हार्मोन, जो कि हमारे माइंड की मूड को अगर हम देखे जाए तो मूड स्टेबिलिटी और ये चीज, अगर जैसे हम नॉर्मल लोग हैं तो हमारे अंदर डोपामाइन एक बहुत ही सही मात्रा में प्रेजेंट है ब्लड में, तो हम बहुत ही खुश रहते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अच्छी जीते हैं। बूढ़े लोगों में जिनमें पार्किंसन हो जाता है, पार्किंसन के मरीजों में ये बहुत हद तक कम हो जाता है डोपामाइन, तो वो अक्सर डिप्रेशन या डिमेंशिया लाइक सिम्टम से जूझ जाते हैं। जी, तो पार्किंसन में डोपामाइन को नेचुरली बढ़ाया जा सकता है? जी जी, कैसे? डोपामाइन को बढ़ाने के लिए देखिए, डाइट, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकेशंस के साथ साथ हम लोग मेडिकेशंस वाला पार्ट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। यूजुअली इसमें एलोपैथिक
एक अलग मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जहाँ पे डोपामाइन एक आर्टिफिशियल मोड में ब्लड में दिया जाता है, लेवोडोपा करके मेडिसिन आती है। और होम्योपैथी का एक अलग पैटर्न चलता है, मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल अलग है उसका। तो डोपामाइन अगर मैं बात करूं, जैसे बूढ़े लोगों में हम बोलते हैं कि आप वॉक कीजिए, विटामिन डी जो सनलाइट से मिलता है उसका इनफ एक्सपोजर मिलना चाहिए, है ना। सोशल लाइफ बिल्कुल डल नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे कोई पार्किंसन का पेशेंट है, उसे हम अकेला नहीं छोड़ सकते, फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड या उसका एक अच्छा सोशल सर्कल होना चाहिए, जिससे वो उसका दिमाग जो है वो किसी डिप्रेस्ड मोड में ना चला जाए। ये बहुत अब जैसे आपने बताया डिप्रेस मोड में ना चला जाए और डोपामाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वहीं अगर किसी को पार्किंसन होने की संभावना होती है तो क्या कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, या ये एक ऐसी बीमारी है जो एकदम अचानक से हो जाती है? कि मतलब अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए आई थिंक तो इस बीमारी को शायद रोका भी जा सकता होगा। तो कोई लक्षण दिखाई देते हैं या नहीं देते? अगर दिखाई देते हैं तो कौन से वो लक्षण दिखाई देते हैं? और इसमें एक चीज और है कि यूजुअली जिस पेशेंट में लक्षण दिखाई देते हैं 60% ऐसे केसेस आते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी रही है, मतलब जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डिजीज भी है ये। अब अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा दिखने वाला सिम्टम है वो है ट्रेमर्स का आना, मतलब ट्रेमलिंग होना, यानी कि आपके एक हैंड में, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में स्टार्ट हो सकता है, जिसे अगर जैसे एक साइड के अगर लिम्स अफेक्ट हो रहे हैं तो यूनिलैटरल ट्रेमर्स बोलते हैं, और दोनों हिस्से अगर बॉडी के इम्पैक्ट हो रहे हैं तो वो बायलैटरल ट्रेमर्स हैं। तो बेसिक सिम्टम जो है वो ट्रेमर्स का आना होता है। अक्सर मैं पेशेंट्स को यही एडवाइस करती हूँ कि जैसे ही आपकी बॉडी में इस तरीके की कुछ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क कीजिए, इसको इग्नोर ना कीजिए। पार्किंसन डिजीज आगे सीवियर स्टेजेस में भी पहुंच सकती है, तो बहुत जरूरी है कि ट्रेमर्स एक सबसे बड़ा सिम्टम है। फिर एक और सिम्टम आता है जो होता है ब्रैडीकाइनेशिया, मतलब मूवमेंट जो है पेशेंट की वो नॉर्मल नहीं रहती, वो कम हो जाती है। पेशेंट चल रहा है, थोड़ा स्लो मूवमेंट होगा, या बूढ़े लोग चल रहे हैं स्टूपिंग, है ना, उनको चलने के वक्त वॉकर की जरूरत पड़ेगी या फिर वो स्टिक लेके चलेंगे, तो वो एक सिम्टम है। फिर थोड़ा सा उदास रहना, डोपामाइन कम हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है मूड जो है वो बहुत लो रहता है पेशेंट का। तो ये सिम्टम्स हैं। बेसिकली द मेजर सिम्टम इज ट्रेमर्स। और मैंने ये भी सुना है थोड़ा जीभ हकलाने लग जाता है, हाँ जी, स्लर्ड स्पीच होता है वो सिम्टम, जिसमें बेसिकली एक जीभ वाला है कि भाई उसका बोल नहीं पाता वो ठीक से, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग बोलते हैं। एक होता है डिस्फाजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, मतलब पेशेंट जो है वो खाना खुद से नहीं खा पा रहा। इवन अगर वो जैसे ये ग्लास है वो ऐसे ऐसे करके पानी भी पीना है तो उसको इस तरीके से दिक्कत होगी, या फिर अगर वो खाना खा रहा है तो खुद से नहीं खा पाएगा, उसे असिस्टेंस चाहिए। जैसे अभी आपने खाने की बात करी तो खाने से मुझे एक सवाल भी आ रहा है, पार्किंसन में जो डाइट रहती है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, या पार्किंसन के पेशेंट को कोई डाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, वो कुछ भी खा सकता है? ऐसा नहीं है। जैसे मैं खुद पेशेंट्स को एक डाइट चार्ट प्रोवाइड करती हूँ जिसमें फूड अलाउड, फूड नॉट अलाउड, ये हम दोनों चीजें बोलते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि जो फूड खाने चाहिए, जो चीजें बहुत ज्यादा पार्किंसन के पेशेंट को इनटेक करना है, वो है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम सप्लीमेंट्स भी बोलते हैं, जैसे विटामिन डी हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स हो गए, आपके ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले हो गए, तो ये सप्लीमेंट्स देने हैं। लेकिन एक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन, उससे जो रिच फूड है, जैसे जितनी भी हमारी दालें हो गई, मूंग दाल, अरहर, उड़द, जो भी हमारे इंडियन कल्चर में जो भी दालें रोजमर्रा की जिंदगी में खाई जाती हैं, वो पेशेंट को प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा करना है। ठीक है, राजमा हो गए, छोले हो गए। कॉन्स्टिपेटेड रहता है पार्किंसन का पेशेंट, तो ये सब आप थोड़ा अपनी डाइट में लिमिटेड रख सकते हो, बट स्टिल इट इज इम्पॉर्टेंट। और डाइट में एक चीज और मैं कहना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन पेशेंट है तो उसको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार नॉनवेज फूड का कंजम्पशन मॉडरेट रखना है, जैसे कि फिश, चिकन, एग्स, एग वाइट नॉट योक, एंड मटन, व्हाटएवर नॉनवेज अगर है। अगर वेजिटेरियन पेशेंट होता है तो मैं उनको ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स बोलती हूँ लेने के लिए, वो बहुत तो यानी पार्किंसन में रेड मीट खा सकता है पेशेंट? नहीं, ओके, रेड मीट इज नॉट अलाउड। और अगर मैं फूड्स टू अवॉइड की बात करूं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, है ना, जैसे कि आपके
प्रोसेस्ड बेकरीज वगैरह हो गई, ये सब केक्स, पेस्ट्रीज, ये सब बिल्कुल अवॉइड। कंप्लीट एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये नहीं पेशेंट को रिकमेंडेड होता, बिकॉज ये बहुत ही लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है, तो वो हमें मैनेज करके चलना है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें फुल क्रीम मिल्क को अवॉइड बोला जाता है, टोन्ड मिल्क की कंजम्पशन जी। और जितने भी सिट्रिक एसिड रिच फूड हैं, जैसे कि आपके ऑरेंजेस हो गए, है ना, और ग्रेप्स हो गए, टैमरिंड जो इमली वगैरह लोग खाते हैं, या कीवीज, ये सब चीजें हम बोलते हैं अवॉइड कर। जी। और जब डाइट की बात होती है तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट की बात होती है, तो अब ब्रेकफास्ट में पेशेंट का सबसे कॉमन कंसर्न ये रहता है, क्या वो चाय या कॉफी पी सकता है पार्किंसन की बीमारी में? चाय कॉफी, देखिए सर, वैसे मैं अगर यूजुअली भी पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ, खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, पर हाँ ब्रेकफास्ट अगर कर लेते हैं उसके 15-20 मिनट बाद यदि आप कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं चाय कॉफी, बट खाली पेट नहीं जी। ठीक है। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि एक सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है जो हमारे डोपामीन को इंक्रीज करता है, वो कुछ चीजों में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं टोमेटोज की, तो टोमेटोज होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज की अगर मैं बात करूं, तो उनमें वो जो डोपामीन को बढ़ाता है, एक होता है केमिकल नेचुरली प्रोड्यूस होता है बॉडी में, वो प्रेजेंट होता है टोमेटोज में। तो मैं पेशेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि आप टोमेटोज लीजिए सैलेड में, बीटरूट, कुकुम्बर, है ना, ये सब बहुत जरूरी। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा हो गया, अभी आपने खट्टे फलों के लिए तो मना कर दिया जी, लेकिन टमाटो तो टोमेटोज आर रिच इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डोपामीन फ्रॉम द ब्रेन, एंड दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एलोपैथिक मेडिसिन जो पेशेंट लेते हैं। जी। तो बेसिकली डाइट कहीं ना कहीं वेरी कर जाती है, पेशेंट टू पेशेंट। मैं इंडिविजुअलिस्टिक डाइट चार्ट्स प्रोड्यूस करती हूँ, जो भी मैं भेजती हूँ पेशेंट को, वो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। अब आई हैड अ पेशेंट जिसको टोमेटो से एलर्जी थी, सो ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट समथिंग एल्स, है ना। कोई पेशेंट मेरे पास होते हैं कि मैम कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय से रहता है, तो ऑफ कोर्स मैं उनको बोलती हूँ कि आप ज्यादा सैलेड इंटेक करो, वाटर इंटेक करो। एंड देयर आर पेशेंट्स जिनको नॉनवेज फूड से बिल्कुल एवर्जन है, कि नॉनवेज कंज्यूम ही नहीं करना है जी। तो फिर हमें सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, या फिर प्रोटीन डाइट इंटेक है तो उनके लिए मैं अलग से, वेजिटेरियन पेशेंट्स के लिए अलग से डाइट चार्ट बनाती हूँ। ओके। क्या पार्किंसन पेशेंट माइक्रोवेव्ड फूड या ओवन में जो खाना गर्म करा जाता है ऐसे खाने को खा सकता है, पैक्ड फूड आइटम्स को, चिप्स वगैरह जैसे होते हैं? नहीं। और सबसे जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं पार्किंसन के, वो थोड़ा सा उनकी माइंडसेट भी ऐसा होता है कि वो ये सब अवॉइड ही करते हैं। मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं वही बोलते हैं कि एक 60 to 65 ईयर्स के एज ग्रुप में दे आर लाइक थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप, सो दे डोंट प्रेफर दीज पैकेज्ड फूड्स मच एंड ऑल। दे आर लाइक कि घर की रोटी, घर का खाना, उसी का ही सेवन करते हैं। और अक्सर अगर ये दिक्कत है कि पैकेज फूड की आदत है या फिर माइक्रोवेव ओवन करना पड़ रहा है, तो ऑफ कोर्स बीइंग अ डॉक्टर मैं इस चीज को बिल्कुल मना करती हूँ, ये नहीं होना जी। अब डाइट की बात हो गई, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, कि पार्किंसन पेशेंट के लिए एक्सरसाइज जरूरी है या नहीं, और है तो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो वो डेली बेसिस पर कर सकते हैं जिससे उन्हें काफी हेल्प मिलेगी अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में? अगर मैं बात करूं स्टेज 1 या स्टेज 2 पार्किंसंस डिजीज वाले पेशेंट्स की, तो उनके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, जैसे कि सुबह मॉर्निंग में आप टेरेस पे चले जाइए या बाहर कोई ग्रीन पार्क है, गार्डन है, वहां चले गए और लंबी गहरी सांसें अगर 10 बार भी लिया या 10-15 बार गहरी सांसें लिया, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन विल रीच द ब्रेन एंड दैट विल कीप द ब्रेन हेल्दी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। योगा किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली बात है स्टेज 3 स्टेज 4 के पेशेंट्स जो कि व्हीलचेयर पे हैं या वॉकर लेके चलते हैं, दे कांट परफॉर्म सच योगा आसन्स एंड ऑल। बट अगर इनिशियल स्टेज पे है पार्किंसन तो योगा इज वेरी गुड। बाकी एक जो सबसे इजी एक्सरसाइज है जो कोई भी कर सकता है वो है वॉकिंग। ओके। वॉकिंग 20 मिनट्स अगर मॉर्निंग में, जैसे 10 AM से लेकर 12 PM तक भी सनलाइट एक्सपोजर में कोई अगर वॉक करता है तो विटामिन डी भी उसे मिल जाएगा और उसके साथ साथ उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन रहेगी। तो 20 मिनट्स जैसे मॉर्निंग में कर लिया, 15 मिनट्स इवनिंग में कर लिया, इस तरीके से मैं पार्किंसन पेशेंट को सजेस्ट करूंगी कि आप वॉकिंग जरूर इनकलकेट कीजिए अपने रेजिमेन में।
जी। अब कई बार है ना, जब पार्किंसन के पेशेंट को ये बताया जाता है कि वो एक्सरसाइज करें, ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो उनके मन में एक सवाल आ जाता है कि ये तो पहले तो डॉक्टर हमें बोलते हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन का मतलब ब्रेन में कोई डिसऑर्डर हुआ है। अब ऐसे में हम एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमारे ब्रेन को क्या हेल्प मिलेगी? थोड़ा-सा उन्हें गाइड करें कि ब्रेन को इससे कैसे हेल्प मिल रही है जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं? देखिए, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए और पौष्टिक आहार चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है? बॉडी अगर हेल्दी रहती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहता है, तो अल्टीमेटली ब्लड के थ्रू, ब्लड इज ऑल्सो गोइंग इन द ब्रेन, तो न्यूट्रिशन विल रीच, है ना? अगर कोई इंसान सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है, एक जगह बैठा रहता है, या फिर बहुत लंबे समय से, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, पार्किंसन पेशेंट को नींद बहुत आती है, तो बहुत लंबे समय से बेड रेस्ट पे रहते हैं, तो ऐसे उनकी डिजीज जो है और ज्यादा सीवियर स्टेजेस में पहुंच जाएगी। एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं समझ सकती हूँ बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, बट सिंपल एक्सरसाइज करके भी अगर आप थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें तो डेफिनेटली आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऑब्वियसली इट इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, यू हैव टू कीप योर ब्रेन हेल्दी, सो फॉर दैट exercise is must, diet management is very important with medications, you can't ignore the medication part because symptoms बहुत ज्यादा ये disturbing होते हैं for the patient। जैसे अभी आपने सिम्टम्स का बोला, तो सिम्टम्स जब आ रहे होते हैं पार्किंसन के, तो जनरली इस एज में ये सिम्टम्स होना बहुत ही कॉमन है कि इंसान जब चल रहा है तो वो बहुत धीरे धीरे चलने लग जाता है, क्योंकि ये बीमारी भी ऐसी है कि जो मोस्टली 60 साल के बाद ही होती है। अब ऐसे में क्या कोई डायग्नोसिस टेस्ट्स होते हैं जिनकी मदद से पता लगाया जा सकता है कि ये पार्किंसन ही है या कोई और दिक्कत तो जी नहीं? बिल्कुल होते हैं। MRI स्कैन, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हम करवाते हैं, उसकी रिपोर्ट्स अक्सर पेशेंट लेके आते हैं साथ में, क्योंकि वो जगह जगह इलाज करा चुके होते हैं, परेशान होते हैं, तो MRI की रिपोर्ट्स तो पेशेंट के पास होती है जी। एक होता है स्पेक्ट स्कैन, सिंगल फोटोन एमिशन टोमोग्राफी, ये करवाया जाता है। एक होता है जिसमें ब्लड टेस्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो डैमेज हुआ होता है, माइटो डीएनए डीएक्स ऐसे करके एक ब्लड टेस्ट सजेस्ट करते हैं हम लोग, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स का। उसमें क्या है कि अगर जेनेटिक है ये प्रॉब्लम या फैमिली हिस्ट्री की वजह से है, तो उसमें ही हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का डैमेज दिख जाता है कि पर्टिकुलरली ये हो रहा है। फिर एक और होता है जिसमें डोपामीन कितना क्वांटिटी में प्रेजेंट है ब्रेन में, वो एक डोपामीन डिटेक्टर टेस्ट होता है, वो भी करवाया जा सकता है। तो बहुत स्कैन्स हैं, इसको डायग्नोस किया जा सकता है। अर्ली स्टेज में कर लें तो बहुत अच्छी बात है, सिम्टम्स मैनेज हो जाएंगे। लेटर स्टेज हो गई तो दिक्कत होती है। जैसा अभी आप स्टेजेस की बता रहे हैं, तो इसकी स्टेजेस कितनी रहती हैं बेसिकली? 5 स्टेजेस। इसकी 5 स्टेजेस हैं, और 4th और 5th स्टेज में डायरेक्टली ये कहना चाहूंगी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्योर और ऑलमोस्ट इनक्योरेबल स्टेज होती है 4th और 5th, जिसमें पेशेंट बेड रेस्ट पे रहता है या फिर वो यूजुअली व्हीलचेयर से ही अपना जो है व्हीलचेयर पे ही उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता है। बट फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे बहुत इजीली इसे मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया ट्रेमर्स आ रहे हैं अभी, तो उसकी दवाइयां भी हैं हमारे पास होम्योपैथी में, और उसके साथ साथ हम लोग लाइफस्टाइल, डाइट, पेशेंट के फॉलोअप्स और उसकी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग देते हैं उसको ये फील ही नहीं होने देते कि वो बीमार है, हमें उसकी सहायता करनी है हर तरीके से, तो वो हम करते हैं। और स्टेजेस की जहां तक बात है, तो 3rd स्टेज पे भी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारा बस यही मकसद है बीमारी बढ़े ना, हालांकि ये बहुत इजीली प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, बट वी वांट कि ये बीमारी बढ़े ना, तो इसका ट्रीटमेंट मैं सजेस्ट करूंगी स्टेज 1-2 पे करवा लीजिए, जहां आपको लग रहा है चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, ट्रेमर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लिखने में दिक्कत हो रही है, बोला नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, तो इतनी दिक्कतों के बाद आप तुरंत डॉक्टर पे आइए, अपना इलाज करवाइए। तो अगर आप भी ये लक्षण देख रहे हैं तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लेना है, क्योंकि अगर इसे आप इग्नोर करते जाएंगे तो ये दिक्कत बढ़ सकती है। जैसे डॉक्टर जिज्ञासा भी आपने बोला कि आप एक सोशल सपोर्ट देते हैं पेशेंट को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, वहीं ये बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है जब पेशेंट को पार्किंसन की शुरुआत होती है, तो सोसाइटी की तरफ से छोड़िए, उनके घर वालों की तरफ से भी उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। एक रीजन ये रहता है कि जो इंसान 60 साल की उम्र तक सारे काम खुद कर रहा है, अब अचानक से उसको किसी
इंसान की जरूरत पड़ती है अपने काम करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत डिप्रेशन महसूस करने लग जाते हैं कि अब जो डेली एक्टिविटीज है, जैसे ये ग्लास उठाना है, अभी मैं ऐसे उठा पा रहा हूँ। वहीं पार्किंसन पेशेंट में हम देखते हैं कि उनके हाथ में ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल से छोटे छोटे कामों को बहुत मुश्किल से कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से उनके अंदर डिप्रेशन बन जाता है। तो ऐसे में वो डिप्रेशन को कैसे मैनेज करें, और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं किस तरीके से उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं कि पेशेंट रिकवरी बहुत जल्दी देखे अपने अंदर। देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब ना हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोपामाइन ऑलरेडी कम है और ये वक्त के साथ साथ अगर कम होता चला गया तो सीवियर स्टेजेस पे जाने की चांसेस बढ़ती जाती हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, आई एम अ BHMS डॉक्टर एंड अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं अपने पेशेंट्स को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT वो प्रोवाइड करती हूँ। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं मोटिवेशनल थेरेपी की, जहां पे हम उनको हर दिन, मतलब पेशेंट को हर दिन हम कम से कम 15 से 20 मिनट उनसे बात कर रहे हैं, उनका फॉलोअप ले रहे हैं कि आज आपका कैसा रहा पूरा दिन, क्या आपका स्केड्यूल रहा, उन्हें एक हिम्मत दे रहे हैं कि आगे अगर ये बीमारी, देखिए जो सिम्टम्स आ गए वो तो आ गए, जो न्यूरॉन्स ब्रेन में खत्म हो गए वो हो गए, उनका अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में बचे हुए हैं, हमें उन्हें संभालना है, उनको जो है उनको प्रिजर्व करना है बेसिकली। तो उसके लिए बस ये है कि पेशेंट को, एक तो मैंने पहले ही बताया कि मैं पेशेंट के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स को भी काउंसिल करती हूँ कि आप इन्हें अकेला मत छोड़िए, इन्हें ये फील ना होने दीजिए कि बीमार हैं, है ना। जरूरत पड़े तो इनके लिए कोई हेल्पर या नर्स या कोई भी उनका असिस्ट करने के लिए कोई होना चाहिए जी। और जरूरी ये भी है कि उनके साथ, जैसे वो वॉक पे जा रहे हैं, उनके साथ बाहर जाना, है ना, ये बहुत जरूरी है। बाकी साइकोलॉजिकल थेरेपीज हम यूज करते हैं और पार्किंसन के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उनके कॉग्निशन पे काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनका बिहेवियरल पैटर्न बदलता है। अगर हम उनको ये थिंकिंग उनके अंदर इनकलकेट कर रहे हैं कि आप बीमार नहीं हैं, ये बस उम्र का या बुढ़ापे का असर है, धीरे धीरे ये जो है हम मैनेज करेंगे, हम आपके साथ हैं, सहायता कर रहे हैं, तो वो ठीक फील करते हैं। वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द कॉग्निशन विच इज इम्पैक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, सो दिस इज हाउ हम मैनेज करें। तो डॉक्टर जिज्ञासा, ये जो सारी चीजें आपने बताई कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट ले रहा है और सोशल उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो काफी जल्दी रिकवरी होती है। वहीं भारत में घरेलू नुस्खे बहुत जरूरी माने जाते हैं, तो जो कोई ऐसी होम रेमेडी है जिससे पार्किंसन पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए? तो आपने जैसे पूछा होम रेमेडीज के बारे में, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पार्किंसंस डिजीज में वी हैव टू डिक्रीज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द ब्लड, तो उसके लिए जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रही है वो कम करनी होती है। तो हमारे घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होती है टर्मरिक, यानी कि हल्दी, कच्ची हल्दी की बात कर रही हूँ मैं, जो कि उसकी रूट होता है, और तुलसी लीव्स हो गए, है ना, तुलसी लीव्स हो गए, जिंजर हो गई, उसकी भी रूट रॉ फॉर्म में आई एम टॉकिंग अबाउट। उसको अगर हम पीस कर पानी में उबाल लेते हैं और उसका सेवन करते हैं रोज सुबह, या फिर एक दिन एक छोड़कर आप कह सकते हो खाली पेट, तो उससे काफी ज्यादा देखा गया है कि डोपामाइन बढ़ता है ब्लड में। एक चीज और, मेथी, जो पेशेंट पार्किंसन के कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, मेथी के सीड्स आते हैं, फेन्यूग्रीक सीड्स आते हैं, वो अगर पेशेंट लेता है, जैसे रात को भिगो दिया पानी में और सुबह उसका जो है पानी, जो भी उसका रेसिड्यू है उसे उबाल कर पीना स्टार्ट किया, उससे भी काफी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ रहता है और डोपामाइन भी बढ़ता है। एक और होम रेमेडी जो काफी कॉमन है वो है कि यूजुअली जो हम खाना बनाते हैं उसमें एक तो स्पाइसेस कम रखिए, लेकिन हींग और जीरा ये सब इसका आप ज्यादा यूज कर सकते हैं वाइल कुकिंग द फूड, वाइल जो आप सॉर्ट करते हैं वेजिटेबल्स एंड ऑल। तो ये सारी चीजें हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर रही हैं और पार्किंसन के पेशेंट में काफी असर देखने को मिलेगा विद टाइम, अगर ये कंसिस्टेंटली कंज्यूम किया जाए तो। ये होम रेमेडीज आई होप बहुत हेल्प करेंगी उनकी। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, कोई 5 ऐसे फल बता दीजिए आप जो पार्किंसन पेशेंट के लिए बेस्ट रहेंगे। तो जैसे आपने फलों के बारे में पूछा, तो उसके लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं जो भी खट्टे फलों को छोड़कर जितने भी फल हैं, जैसे अगर मैं ऑरेंजेस ये सब हटा दूं, उसके अलावा मैं बात करती हूँ तो पपाया, गुआवा, पोमीग्रेनेट और वाटरमेलन और एप्पल्स, ये सब कंज्यूम किए जा सकते हैं ताकि पेशेंट का जो है वो डोपामाइन मेंटेन रहे और उसके साथ साथ उसको डाइजेस्टिव इश्यूज भी ना हो।
जी। और ऐसे ही अब 5 वेजिटेबल्स भी बता दीजिए जो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहे। वेजिटेबल्स की जहां तक बात करें तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, जैसे कि पालक, मेथी और ये कुंदरू हो गया। कुंदरू इज वेरी कॉमन इन बिहार साइड या फिर यूपी के कुछ एरियाज में कॉमन हो गया। लौकी, तोहरी, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। इवन द लेडी फिंगर वो भी ले सकते हैं पेशेंट। तो बहुत ही सादा खाना खाना होता है और अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं, जो पेशेंट्स ओल्ड एज होते हैं, वो ये प्रेफर भी करते हैं खाना, उन्हें कोई इसमें तकलीफ भी नहीं होती। तो डॉक्टर, क्या पार्किंसन को ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं कहूंगी इनिशियल स्टेजेस में पार्किंसन बिल्कुल क्योरेबल है, लेकिन उसके लिए पेशेंट को एक कंसिस्टेंट वे में ट्रीटमेंट पैटर्न फॉलो करना होगा। अगर मैं बात करती हूँ ट्रीटमेंट पैटर्न की, तो उसमें मेडिकेशंस तो हम देते ही हैं पेशेंट को, ठीक है। उसके साथ साथ उसका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, उसकी डाइट और उसका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो प्रोवाइड किया जाता है एक डॉक्टर के थ्रू या हमारी टीम है उनके थ्रू, तो उससे बहुत ज्यादा पार्किंसन के सिम्टम्स में रिलीफ आता है। लगभग 6 महीने तक ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। बीच में जो ट्रीटमेंट छूट जाता है किसी भी कारण की वजह से, तो वो भी ठीक नहीं है। अगर ये बीमारी ऐसे आई है, धीरे धीरे करके आई है, तो धीरे धीरे करके ही ये जाती है। सिम्टम्स इसके सबसाइड होते हैं स्लोली, तो दवाई लेना कंटिन्यूअसली जरूरी है। अब स्टेजेस के हिसाब से अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट है। अगर मैं स्टेज 4 और 5 की बात करूं तो बहुत मुश्किल है इसको क्योर करना, और बहुत ज्यादा होता है कि पेशेंट काफी लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, लेकिन उनके सिम्टम्स फिर भी बढ़ने की गुंजाइश रहती है। पर स्टेज 1, 2, 3 में बहुत इजीली क्योर हो सकता है पार्किंसन। तो जैसे आप भारत होम्योपैथी में काफी टाइम से पार्किंसन के पेशेंट्स को देखते आ रहे हैं, तो भारत होम्योपैथी में जब आपने पेशेंट्स को देखा, कोई ऐसी केस स्टडी जिसमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली हो, और कोई ऐसा केस भी बताइएगा जिसमें रिकवरी काफी स्लो देखने को मिली हो। तो जैसा कि आपने पूछा केस स्टडीज के बारे में, तो बहुत पेशेंट्स पार्किंसन के आते हैं, कॉमन है ये डिसऑर्डर, और बहुत ऐसे भी हैं जो कि एलोपैथिक मेडिसिन पे लंबे टाइम तक डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, तो वो लाइफस्टाइल के थ्रू, डाइट के थ्रू और होम्योपैथिक या कोई भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक होना चाहते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 के जितने भी पेशेंट्स आते हैं, जैसे जिन्हें यूनिलैटरल या बायलैटरल ट्रेमर्स हो रहे हैं, अभी मेरे आई थिंक कुछ दिन पहले ही एक पेशेंट थे जिन्होंने मुझसे ये बोला कि मैम अभी मेरा ऐसा है कि मेरे को बस ठीक होना है, अभी मेरा इनिशियल स्टेज है, मुझे मालूम है, और जैसे आप कहेंगे मैं वैसे फॉलो करूंगा। और वो दवाइयां लेते हैं। और ऐसे कई पेशेंट पहले भी आए हैं अर्ली स्टेजेस में, जिन्हें जो भी प्रोटोकॉल हमने बताया ट्रीटमेंट प्लान का, 6 से 7 महीने में उन्हें काफी रिलीफ मिला सिम्टम्स में। तो जो 50 to 60 ईयर्स वाले हैं, जिन्होंने अभी लाइफ की मतलब मिडल एज जस्ट खत्म ही की है, एंड दे हैव जस्ट स्टेप्ड इनटू द ओल्ड एज, दे डोंट वांट टू लिव विद दिस पार्किंसन डिसऑर्डर, बिकॉज अल्टीमेटली वो उनकी लाइफस्टाइल इंपैक्ट कर रहा है और उनका काम भी साथ साथ चल रहा है। तो ऐसे पेशेंट में अंदर विल पावर है ठीक होने की जल्दी, तो वो जल्दी ठीक हो भी जाते हैं, और मेरे जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उसमें ठीक हुए हैं। लेकिन जो ओल्ड एज पेशेंट हैं, जिन्होंने जीने की उम्मीद खो दी, या जिनकी लाइफ में बहुत लंबे से कोई डिप्रेशन रहा है, या फिर आप ये कह लीजिए कि कोई ट्रॉमा उन्होंने देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी लास्ट मंथ मेरे पास एक ओल्ड एज पेशेंट आए थे। He was 72 years old. He had only one son. But when he was 52 years old, उनके एक सन का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। तो उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई, तो कोई फैमिली नहीं, कुछ नहीं, और वो डिप्रेशन में आ गए काफी लंबे टाइम तक। नो फैमिली एंड इकलौता बेटा, उसकी डेथ देखना इतनी कम एज में, तो उनका जीने का कोई मकसद ही नहीं है। ही इज वेरी लोनली, कोई जीने का मकसद नहीं है, कुछ नहीं है। अब डोपामाइन इतना कम उनका निकला है ब्लड में, टेस्ट रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, सब कुछ। तो ये सब ऐसे केसेस को मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, और डाइट, ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल, ये सब तो चलता ही रहता है। पर इसमें पेशेंट के खुद की विल पावर होनी बहुत जरूरी है कि मुझे इस बीमारी के साथ नहीं रहना, इससे छुटकारा पाना है, तो ट्रीटमेंट लेना ही होगा। तो ऐसी बहुत केस स्टडीज हैं, ओल्ड एज, यंग एज। मतलब यंग एज भी ऐसे मैंने 27 ईयर्स के पेशेंट्स को भी देखा है पार्किंसन की 3rd स्टेज पे। उसको रिवर्स करना ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी, इट टेक्स ऑलमोस्ट एन ईयर टू मैनेज द सिम्टम्स, बट ऑफ कोर्स पॉसिबल है, और हमारी टीम करती भी है। अब जैसे भारत होम्योपैथी में पार्किंसन का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बाहर भी बहुत जगह पार्किंसन का ट्रीटमेंट मिलता है, तो भारत होम्योपैथी का ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली किस तरीके से काम कर रहा है? क्या
बेनिफिट है जो पार्किंसन के रोगियों को भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, अगर क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत है, लोग परेशान होकर, जैसा भी आपने बताया भी था कि काफी लोग कई जगह से ट्रीटमेंट लेकर आते हैं, तो वो पहले भारत होम्योपैथी में क्यों आए? जी बिल्कुल, इसमें देखिए सबसे पहले अगर पेशेंट की हम बात करें, वो निराश आता है, पार्किंसन का पेशेंट बहुत दुखी आता है, उस केस में हम पहले तो उन्हें ये साइकोलॉजिकली समझाते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं, और यदि ये बीमारी आपको लग गई तो आप अकेले नहीं हैं, हमारी टीम सारी आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, उन्हें एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। काफी ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें मेरे ओपीडी में आते हैं तो मैं उन्हें एक्सरसाइज करके दिखाती हूँ कि आप ऐसे कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कोई योगा के आसन बता दिए स्टेज 1 या स्टेज 2 वालों को। उसके साथ साथ हम लोग पेशेंट को पूरा एक डाइट चार्ट उसके इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर, मतलब अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उस हिसाब से, वेजिटेरियन है तो उसके अकॉर्डिंग, जो भी वो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उन्हें डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं। अब नॉर्थ इंडियन फूड अलग है, साउथ इंडियन पेशेंट्स के लिए अलग डाइट चार्ट्स बनते हैं, तो एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के थ्रू दिया जाता है। मेनली हमारा यही फोकस रहता है कि हम उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, जो उसकी मेंटेनिंग कॉज है उसको एलिमिनेट करके, और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसे एक इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। ओके, तो डॉक्टर जिज्ञासा, अगर किसी को भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना है, आपसे कंसल्ट करना है, तो वो कैसे कंसल्ट करेगा? उसके लिए देखिए हमारी टीम हमेशा अवेलेबल है। आप ओपीडी कंसल्टेशंस ले सकते हैं, डायरेक्टली आप आ सकते हैं, भारत होम्योपैथी के क्लिनिक आ सकते हैं। उसके अलावा वीडियो कंसल्टेशंस अवेलेबल हैं, टेली कंसल्टेशंस हैं, तो आप आगे नंबर मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, तो उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। तो पार्किंसन का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से मैं और मेरी टीम यहाँ पे कर रहे हैं। काफ़ी पेशेंट्स ठीक भी हुए हैं, उन्हें काफ़ी आराम भी आता है, और ये जो है कम से कम 6 महीने या 7 महीने अगर बिल्कुल डटकर दवाई ली जाए, ट्रीटमेंट में जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट किया जाए, तो ठीक होने की संभावना काफ़ी है। तो मैं इसी वीडियो में डॉक्टर का नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपना संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर से। ओपीडी भी भारत होम्योपैथी की गुरुग्राम में अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर डॉक्टर से मिल भी सकते हैं। तो डॉक्टर, आपसे मैंने सारे सवाल पूछे, आपने सभी सवालों को जवाब दिए, और आई होप जो पार्किंसन के पेशेंट हैं उनको भी उनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। मैं डॉक्टर जिज्ञासा से सभी सवालों के जवाब आपके मांगूंगा, और उन सभी सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू डॉक्टर जिज्ञासा, आपने भारत होम्योपैथी पॉडकास्ट में अपना समय दिया, और ऐसे ही आई होप हम आपसे आगे दूसरी डिजीजेस पर बात करेंगे, और पेशेंट्स तक, हमारे व्यूअर्स तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे जो उन्हें मिलनी बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर जिज्ञासा। थैंक यू।